स्टूडेंट्स, जैसा कि 12th क्लास के सितंबर में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, मतलब कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तो उसकी जो मार्किंग स्कीम है वो आपको तो पहले ही पता चल गई होगी। और उसके बाद हमारे पास एक सैम्पल पेपर आया बोर्ड की तरफ से, उसके हम जल्दी से सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें देखिए हमारे पास MCQ क्वेश्चंस हैं और MCQ क्वेश्चंस के साथ हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी है, सेक्शन बी एंड सी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। जो नहीं हो पाएंगे वो फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले हम इसके MCQ शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट हमारे पास है फंक्शन f रियल टू रियल f ऑफ x 3x माइनस 5 इज। तो हमको देखने से पता चल रहा है कि इसमें अगर हम f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेंगे तो इसमें हमारे पास 3x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 3x2 माइनस 5 है, जो ये कैंसिल होने के बाद x1 इज इक्वल टू x2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा, मतलब ये 1 1 तो बन ही जाएगा। सिमिलरली अगर इसको हम y फंक्शन ले लेंगे, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, तो x की वैल्यू हमारे पास y प्लस 5/3 आ जो कि रियल को बिलोंग कर रही है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों ही है, तो हमारी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगी। अब नेक्स्ट है रिलेशन गिवन आर बाय 1 1 2 2 1 2 2 1। यहाँ पे आप देखो ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 2 1 है जो हमारी सिमेट्रिक की कर रहा है, बट यहाँ पे हमको रिफ्लेक्सिव ओनली, सिमेट्रिक ओनली और ट्रांसटिव, बट ये तो सिमेट्रिक भी बन रहा है और रिफ्लेक्सिव भी बन रहा है। अब हम इसकी ट्रांसटिविटी चेक करेंगे। ट्रांसटिविटी चेक करने के लिए हम जैसे मान लीजिए 1 2 ले लेते हैं एक, देन 2 1 ले लेते हैं, तो इट एम्प्लाइज 1 1। देखिए हमने फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से करवाया, सेकंड को फर्स्ट से, और लास्ट और थर्ड भी हैं जो वो आपस में एक रिलेशन बना रहे हैं। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, और जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वो हम जानते हैं कि वो इक्वलेंस रिलेशन होता है, तो इसका डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें, यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस कॉस 2π/3 है, तो इसका पहले हम जो है चेंज करेंगे, इंटरवल कॉस इनवर्स माइनस कॉस, इसको हम पाई माइनस π/3 लिख लेंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा कॉस इनवर्स, इसको हम सॉल्व करें तो ये माइनस π/3 बन जाएगा, कॉस माइनस π/3, और ये माइनस उसके साथ कट के पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉस π/3, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, तो डी ऑप्शन यानी कि π/3 हमारा इसका आंसर आ गया। इसको हमने सॉल्व करना है, एक दोनों तरफ हमको जो है मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या बनेगा हमारे पास, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम। ये हमारे पास बन जाएगा, पर ये हमको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ये हमारे पास -x है और ये इसका इक्वल एलिमेंट 8 के इक्वल है, तो x -x इज इक्वल टू 8 यानी x इज इक्वल टू -8, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा। इसको सॉल्व हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मैट्रिक्स है, अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो पहले हम इसको सॉल्व करते, उसके बाद हम जो है फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते, बट यहाँ पे डायरेक्टली हमने एलिमेंट्स इक्वेट कर लिए। द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 2/3 and the order of a matrix B is 3/5, then order of a matrix B ट्रांसपोज and A ट्रांसपोज। तो हमको पता है ट्रांसपोज में जो ऑर्डर है वो जो है रिवर्स हो जाता है। अगर A का B का जो ऑर्डर है वो 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा, और A ट्रांसपोज का बन जाएगा 3/2। तो दोनों की मल्टीप्लाई के बाद जो नया हमारे पास ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 5/2 का, 5/2 का। तो यहाँ पे हमारा 5/2 कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन पे ही आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। उसके बाद 6th क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे 6th क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। 6th क्वेश्चन में हमको एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 5 पे, और हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसको देखिए, अगर इस तरह का सम आपने MCQ में करना हो तो डायरेक्टली कर लीजिएगा आप, kx + 1 इज इक्वल टू 3x - 5 के इक्वल लिख देना है, और x की वैल्यू 5 यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दीजिए, 5k + 1, और यहाँ पे भी 3 × 5 - 5, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5k + 1 इज इक्वल टू 15 - 5, तो 5k + 1 इज इक्वल टू ये 10 बन जाएगा, और उधर ले जाएंगे तो ये 9 बन जाएगा, तो हमारे पास k की वैल्यू 9/5 के इक्वल आ जाएगी। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आप MCQ कर रहे हो तो सीधे ही आपके पास 9/5 ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, ये हमारे पास एक डेरिवेटिव आ चुका है, 5th चैप्टर हमारा डेरिवेटिव का। इसमें भी डायरेक्टली देखिए, अगर आप tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/1 + x² होता है, और यहाँ पे x क्या है हमारा e, तो e2x आ जाएगा, और e⁻x का जो मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, e⁻x/1 + e2x, और ये हमारी ऑप्शन नंबर बी हमको साफ दिखाई दे रही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ऑफ द कर्व,
ये भी बहुत ईजी है, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे पहले हम, dy अपॉन dx, ये बन जाएगा 2x माइनस 2। अब अगर इसमें हम 3 सब्सिट्यूट करेंगे, क्योंकि एट x इज इक्वल टू 3 कहा गया है हमको, अगर इसमें हम x3 लिख देंगे तो 3 टू द 6 एंड 6 माइनस 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर ए है। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है हमारे पास द एंगल बिटवीन द टू। ये हमको ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दिया हुआ है। हम जानते हैं ए डॉट बी ए क्रॉस बी हमेशा उसी समय बराबर होंगे जब इसमें एंगल जो है π/4 का होगा। कैसे हम जानते हैं, ए डॉट प्रोडक्ट है जो हमारी कॉस थीटा के इक्वल जाती है, ये हम जानते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट हमारी जो है साइन थीटा के इक्वल हो जाती है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। और अगर साइन थीटा और कॉस थीटा करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बन गया, और ये π/4 पे ही होता है, तो हमारे पास सी जो ऑप्शन आ जाएगी। ए डॉट भी हमको 0 दिया गया है, हमने एंगल बिटवीन इसके देना है, तो ये भी हमारा वही डॉट प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ये कॉस थीटा के इक्वल आ गया। अब जो एंगल बिटवीन ए एंड बी कैलकुलेट करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दोनों जो हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे कैंसिल अगर हम कर दें इसको, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम ही होता है ए डॉट बी का, 0 को इक्वल, ये तो 0 को इक्वल दिया हुआ है, तो कॉस थीटा हमारा जो 0 कब होगा, कॉस थीटा 0 कब होता है, 90 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, जो कि ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें हमको एक प्रोबेबिलिटी का सम दिया, पी ए एंड पी बी गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, पी ए कंडीशन प्रोबेबिलिटी बी कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए कंडीशन प्रोबेबिलिटी बी डिवाइडेड बाय पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। तो वैल्यूज हमको दी गई हैं, इंटरसेक्शन हमको गिवन है 1/5 एंड बी हमको पी बी गिवन है 3/8, तो ये बन जाएगा 1/5 8/3, मतलब कि 8/15 हमारा यहाँ पे आंसर आना चाहिए, 8/15, जो कि बी ऑप्शन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करेंगे हम, 12th क्वेश्चन के आंसर के लिए हमने फॉग कैलकुलेट करना है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख लेंगे पहले हम, तो एफ जी एक्स हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इसको लॉग एक्स स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 लॉग एक्स इसका आंसर बन जाएगा, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर सी है। अब यहाँ पे एफ एक्स दिया है हमको, जी एक्स दिया है, फॉग कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट 13 सम भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी एफ जी एक्स लिख देंगे पहले हम, एफ जी एक्स मतलब एफ जी एक्स हमारा कितना है, 5x है। अब यहाँ पे हम साइन की जगह पे जो है 5x लिख देंगे, तो साइन 5x हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। कॉस इनवर्स 1, ये वैल्यू कब होती है, कॉस की वैल्यू हम देखते हैं, कॉस तो 0 डिग्री पे 1 होता है, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 0, तो कैंसिल होकर 0 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। रेंज ऑफ सीकेंड इनवर्स, तो सीकेंड इनवर्स की रेंज है जो वो π/2 पे सिर्फ जो है वैल्यू नहीं देगा हमको, 0 to π के बीच में देगा, तो ए ऑप्शन इसकी सही हो जाएगी। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा 16 tan इनवर्स 2 cot इनवर्स x π/2, तो हमको पता है x 2 के बराबर ही होगा, तो हमारी ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगी। तो ये 16 क्वेश्चन देखो हमने कर लिए हैं अभी तक, ये MCQ 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 में हमने क्या करना है, 17 क्वेश्चन, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4 जिसका डिटर्मिनेंट हमको 3 गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, ये ए के डिटर्मिनेंट का ऑर्डर का n-1 के इक्वल होता है। तो हमारा डिटर्मिनेंट तो 3 आया है और ऑर्डर कितना है 4, तो 4 - 1 कितना बन जाएगा, 3⁻3, तो ये कितना बन जाएगा, 3 3 = 9, 3 = 27, और ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। नाउ नेक्स्ट हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो ये तो बहुत ही ईजी है, 2 to the 4 -4 हो जाएगा, 5 1 = 5 -5, तो ये हमारे पास -9, यानी कि ए ऑप्शन हमारी इसमें राइट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट फिर से हमारा वही आ चुका है, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज है। इसमें भी फिर हम वही करेंगे, डिटर्मिनेंट 3, इसका ऑर्डर 3 है, तो 3 - 1 यानी कि 3⁻2, जो कि 9 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आ जाएगा। फिर एक और कॉन्टिन्यूस वाला सम आ चुका है, मैंने कहा था ऐसे सम को डायरेक्टली कर लेना है हमने, ये हमारे पास सीधा ही इसके इक्वल लिख लेना आपने, 3x + 5, x की जगह पे 5 ले लीजिए आप दोनों तरफ, यहाँ पे 5 के -1 आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पे 5 पुट करोगे तो 5 3 = 15 + 5 20 बन जाएगा, देन k हमारा 21/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारी इसमें राइट हो जाएगी। तो इसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी बहुत ईजी है, इसमें भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट अगर हम ले x अप्रोचेस टू 0, तो साइन x अपॉन हमारे पास यहाँ पे 3x है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड, तो ये वाला फंक्शन तो हमारा 1 ही बन जाएगा, क्योंकि हम
जानते हैं कि साइन 7x/7x ये तो 1 के इक्वल 7/3 बच गया जो कि m के इक्वल है, तो m की वैल्यू हमारे पास 7/3 के इक्वल आ जाएगी जो कि ऑप्शन इसके बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे हमने एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करना है हमने। तो हम जानते हैं लॉग का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है, तो dy/dx से जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद ये जो हमारा फंक्शन है इसका भी डेरिवेटिव हमने करना है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू 2x कौन सा हो गया एक्स स्क्वायर वाला, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देन 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो है इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये तो नीचे रूट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ पे ये सॉल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स के इक्वल आ जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास ओनली 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा जो कि हमारी बी ऑप्शन इससे राइट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट द 23 क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो हमको देखने से पता चल रहा है कि इसमें मैग्नीट्यूड है जो ये हमारे रूट थ्री ये डायरेक्शन जो है कोसाइंस दिए गए हमको, तो हमने करना क्या है √1/√3 स्क्वायर प्लस 1/√3 स्क्वायर प्लस 1/√3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3, तो स्क्वायर करने के बाद 3 बन जाएगा, तो 1 + 1 + 1 जो है हमारा 3 बन जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर जो इसे यहाँ पे बी सही हो जाएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड आ गया। उसके बाद हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं हमको, √3a.b इज इक्वल टू a क्रॉस b। तो इसका हमने एंगल बिटवीन a एंड b के बीच में पता करना है, तो ये भी बहुत ईजी है। इसको अगर हम सॉल्व करें √3 एज इट इज़, तो ए बी हमारे पास कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा और जो राइट साइड में ए बी जो है वो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल हमने कैलकुलेट करना है, ए बी से ए बी हम कैंसिल कर देंगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास √3 आ जाएगा जो कि टैन थीटा √3 बन गया। अब टैन थीटा √3 कब होता है, टैन की वैल्यू जो है π/3 पे जो है वो √3 होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सॉरी इस पे नहीं, ये हमारा 24 है। 25th भी कुछ ऐसा ही है, उसमें बस ऐसा है कि आपका टैन थीटा जो 1/√3 के इक्वल आ जाएगा, बस इतना फर्क है। अब ये 30 डिग्री पे बनेगा, तो 30 डिग्री क्या होता है π/6, तो हमारा ऑप्शन नंबर 25 जो है क्वेश्चन नंबर 25 की ऑप्शन नंबर बी π/6 आएगा और क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन नंबर डी π/6 π/3। नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 के लिए हमको गिवन है PA एंड PB गिवन है, हमको इंटरसेक्शन गिवन है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB। A इंटरसेक्शन B हमको 1/5 गिवन है डिवाइडेड बाय PB गिवन हमको 3/8, तो इसको सॉल्व करने पे 8/3 1/5 8/15 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, हम अगर जानते हैं कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो दोनों की प्रोबेबिलिटी है जो इंटरसेक्शन है जो उनकी प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाएगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 1/2 3/8, तो ये हमारे पास 3/16 के इक्वल आ जाएगा जो कि हमारी ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे 27 क्वेश्चन का सी है और 26 का हमने किया था बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन प्राइम नंबर बोथ ऑन डाइस थ्रू अ पेयर ऑफ डाई। हम जानते हैं इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है 2, तो 2 डाइस है इसलिए 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 1/36 हमारा आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारी इसमें राइट हो जाएगी। अब उसके बाद देख लेते हैं हम PA PB और यूनियन गिवन है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है PA यूनियन B का, वो तो हमारे पास PA प्लस PB PA इंटरसेक्शन B। तो यूनियन तो हमको गिवन है यहाँ पे 4/5, PA गिवन है हमको 1/2 एंड PB गिवन है हमको 3/8, और यहाँ पे इंटरसेक्शन हमने कैलकुलेट करनी है, क्योंकि अगर हम इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे तभी हम इस कंडीशन प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में उसको जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें अगर हम, ये 5/8 के इक्वल बन जाएगा और राइट साइड में हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करें तो 8 तो एलसीएम ही आएगा इसका, तो ये हमारे पास 4 + 3 बन जाएगा, 4 + 3, और यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको सॉल्व करें तो ये 4/5 माइनस
7/8 बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी को कैलकुलेट करना है। 8 5 इज़ 40, तो यहाँ पे हमारे पास 32 एंड 35, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा -3/40, यानी कि सिर्फ पी ए इंटरसेक्शन बी है जो हमारा वो 3/40 के इक्वल आ चुका है। अब इसको हमने हमारे इस फॉर्मूले में पुट करना है जो होता है पी ए कंडीशन प्रोबेबिलिटी बी का क्या फॉर्मूला होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। तो यहाँ पे जो 3/40 तो हमारी इंटरसेक्शन आई है, और पी बी कितना है हमारा 3/8, तो इसको 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 8/40 कितना बन जाएगा 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए हमारी ऑप्शन नंबर ए आ जाती है। विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो इस सम में थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हमको ऑल रियल नंबर्स पे इंक्रीजिंग नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव करने पर अगर इसका हम डेरिवेटिव करें तो कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करें अगर हम तो ये हमारे पास 2x आ जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट का 0 आ जाएगा। तो सिर्फ साइन x ही बचा, क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव करने पे हमारे पास cos x आता है। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन देता है हमको, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वी इंटरवल 0 to π/2 पे ये हमारी जो है इंक्रीजिंग फंक्शन देता है, तो हम इसमें ए ऑप्शन लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व एट द मिनिमम पॉइंट यानी कि x हमको पाई गिवन है, तो y कैलकुलेट करने के लिए हम cos पाई लिख देंगे जो कि -1 के इक्वल आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव अगर हम करें dy/dx जिसको हम स्लोप बोलते हैं, वो हमारे पास माइनस साइन एक्स बनेगी, और साइन एक्स हम यहाँ पे अगर पुट करें माइनस साइन पाई, तो ये तो जीरो होता है, तो इक्वेशन क्या होती है y - y1 m × x - x1। तो हमारे पास y1 क्या आया, यहाँ पे हमने y1 कैलकुलेट किया था, वो -1 के इक्वल आया था, -1 = 0, y + 1 = 0, ये हमारी ऑप्शन नंबर सी बन जाएगी। इफ़ f इज़ अ डिफरेंशिएबल at a critical point x = a then a point of minima then f डबल डैश। तो इसमें बताना है हमने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है अगर मिनिमा पॉइंट आ जाए। एक्चुअल में अगर मिनिमा पॉइंट आ जाए तो f डबल डैश जो ग्रेटर देन 0 के इक्वल जाता है, तो बी ऑप्शन इसमें हमारी राइट हो जाती है। तो ये तो थे हमारे MCQ, मतलब 32 मार्क्स के MCQ। इसके बाद हमारे पास सेक्शन बी है, जो इसमें हमने सम सॉल्व करने हैं, जो कि 2 मार्क्स के हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं। तो इनके सॉल्यूशंस भी हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, ये भी हम जल्दी से देख लेते हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में, जिसमें हमने शो करना है, मतलब एक हमने इसमें ऑपरेशन लगाएंगे और हमने ये जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, देख लेते हैं हम इसका सोल्यूशन कैसे सॉल्व करना है। तो इसको शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसमें, उसके बाद हमने R2 इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, R2 - R1, ताकि यहाँ पे 0 हो जाए। सिमिलरली R3 है जो R3 - R2, यहाँ पे भी 0। तो करेंगे तो 1 - 1 0 हो गया, यहाँ पे y - x बन गया, y² - x², 1 - 1 0, z - y एंड z² - y²। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास आइडेंटिटी इसमें लग रही थी उसमें हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। 1 x एज इट इज़, 0 y - x, a² - b² का जो आइडेंटिटी होती है a - b एंड a + b, यानी कि a - y - x, y + x। सिमिलरली नीचे भी फिर हम क्या करेंगे, सेकंड रो एंड थर्ड रो में से दोनों में से एक एक जो है क्वांटिटी है वो कॉमन निकाल लेंगे, जैसे कि टेकिंग कॉमन y - x फ्रॉम द R2 एंड z - y फ्रॉम द R3। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये बच जाएगा, और उसको हम एक्सपैंड कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 0 बन चुके हैं तो एक्सपैंड कर देंगे बाय C1। C1 से अगर एक्सपैंड करेंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, सॉल्व करने पे z - x बच गया, बट हमको चाहिए x - y एंड y - z, क्योंकि हम इसके दोनों के नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, वो आपस में कैंसिल होने के बाद जो हमको राइट साइड में जो वैल्यू चाहिए वो प्रूव हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34th क्वेश्चन है। 34th में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दीज आर कोलिनियर। तो इसके लिए भी हम वेक्टर का यानी कि जो है डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, हम वैल्यूज ले लेंगे इनकी सबकी। तो आप जानते हो ऐसे सम को सॉल्व करने के लिए हमको, जैसे ये वैल्यूज है 3 4 5 - x 7 - 4, यहाँ पे 1 1 1 ले लेंगे, इसको एक्सपैंड ही करना है। उसके बाद हमने एक्सपैंड करेंगे हम एज अ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, -x + 2 -4 सेकेंड पोजीशन के कारण, तो ये +5 -7 +1 -10 7x। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू जो है -1 आ जाएगी। ये बहुत इजी मेथड है 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के, सीधा इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बहुत इजी,
हमने फंक्शन लिया, उसको डेरिवेटिव करेंगे, ग्रेटर देन 0 के लेंगे हम उसके डेरिवेटिव को, तो 2x + 2 इज ग्रेटर देन 0 आ गया, 2x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1, इनके -1 टू इन्फिनिटी तक, अगर आप इसकी नंबर लाइन भी दिखाना चाहे तो दिखा सकते हो कि यहाँ पे 0 है, -1 टू इन्फिनिटी तक ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, बट ये इसके बीच में नहीं आएंगे, हम जानते हैं ये इंटरवल इसके बीच में जो है फंक्शन ये सारा इंक्रीज करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर 2 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। यहाँ पे कुछ मिसिंग था तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे मिस था, मिस प्रिंट हो रखा था, तो 2 ही आएगा यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू x³ - x + 1 है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, स्लोप आप जानते हो कि नॉर्मल के स्लोप पहले हम टेंजेंट की निकालेंगे, dy/dx किया हमने, एट x इज इक्वल टू 2 पे हमारे पास 11 आ रहा है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस dy/dx के इक्वल होती है, तो -1/11 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नाउ 37 देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरालोग्राम हुज साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स। तो एक पैरालोग्राम के डायगोनल की हमने जो है यूनिट वेक्टर निकालना, तो डायगोनल जो होते हैं दोनों वेक्टर्स के सम के इक्वल होता है, हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम दोनों वेक्टर्स को सम कर लेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, उसको रिजल्टेंट वेक्टर मान लेंगे जो कि डायगोनल ही होता है, तो 7i + j - 4 के, फिर उसका मैग्नीट्यूड लिया हमने तो 66 आ गया। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की और ये फाइनली हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये था 37 क्वेश्चन। नाउ उसके बाद हमारे पास है 38 क्वेश्चन नंबर। इफ a वेक्टर गिवन है हमको, b वेक्टर गिवन है, c वेक्टर गिवन है, तीनों वेक्टर्स आपस में कोलिनियर है, तो हमने m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर तीनों वेक्टर्स जो है वो कोप्लेनर हो तो उनकी जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होती है। तो इसको भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कर सकते हैं, ज़्यादातर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ईजी हो जाते हैं। तो इसको हम पहले वैल्यूज लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स को एक्सपैंड करेंगे, मैट्रिक्स को एक्सपैंड करने पे हमारे पास m की वैल्यू है जो -1/11 के इक्वल आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये फिलहाल हमने सेक्शन ए जिसमें हमारे 32 क्वेश्चंस थे, एक तो वो सॉल्व कर लिया हमने, दूसरा हमने सेक्शन बी कर लिया। सेक्शन सी और सेक्शन डी भी हम जल्दी ही जो है सॉल्व करके हमारे इसी चैनल पे इसकी वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। मेरे पास +1 मैथ्स का भी आ चुका है और इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री के भी +1 +2 के पेपर आ चुके हैं, उनको भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। 27 से आपके एग्जाम शुरू है, 10 अक्टूबर तक चलेंगे, तो आपके पास अभी टाइम है। जितने भी सैम्पल पेपर बोर्ड की तरफ से आ रहे हैं वो आपको सभी सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादातर पेपर है उसी में से आ जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्स के लिए ऑल दी बेस्ट। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जो इनके क्वेश्चन पेपर के PDF भी मिल जाएंगे। ओके, कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड बाय।